वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन और उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन से कंपैरिजन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो जो है इनके लिए ब्लड सैंपल हम लेते हैं ESR के लिए या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए हम लेते हैं EDTA में या 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट में, और सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए हम लेते हैं सीरम। तो ये टेस्ट जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन वो सीरम पे किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इनकी दोनों की इंडिकेशन तो मिलती जुलती हैं दोनों, कि अकल्ट डिजीज को डायग्नोज करने के लिए एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन दोनों ज्यादा हो जाएंगे। कॉलेजन वास्कुलर डिजीजेज, मैलिग्नेंसीज। तो उसके अलावा मैं अब आता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली, मैं आपको पहले भी मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ ESR के बारे में, तो इस वक्त मैं दोबारा ब्रीफली जाऊंगा ESR के बारे। मेन मेरा टॉपिक जो होगा वो होगा ESR वर्सेस सी रिएक्टिव प्रोटीन, दोनों में कंपैरिजन करने की मैं कोशिश करूंगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो कि ESR को इफेक्ट करते हैं। तो ESR जो है ना बेसिकली डिपेंड करता है प्लाज्मा फिब्रिनोजन लेवल पे, ग्लोबुलिन लेवल्स, रोल फॉर्मेशन, सेटलिंग ऑफ RBC साइज, शेप, और मैकेनिकल फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आऊं कि और कौन से फैक्टर हैं जो ESR को इफेक्ट करेंगे, तो इंक्रीज्ड वैल्यू जो है ESR की वो नजर आती हैं जहां रूल फॉर्मेशन ज्यादा हो, इंक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो और इंक्रीज फाइब्रिनोजन हो। जबकि डिक्रीज ESR जो है वो नजर आएगा माइक्रोसाइटोसिस में, सफिरोसाइटोसिस और सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद हम आते हैं कि जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं उनका ESR पे क्या असर पड़ता है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि EDTA इज द बेस्ट चॉइस फॉर एज एंटीकोएगुलेंट। तो ESR के लिए अगर आप EDTA में ब्लड लें तो सबसे बेस्ट है। और उसके बाद जो सोडियम सिट्रेट है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन सोडियम पोटाशियम ऑक्सलेट जो है ना वो RBC को श्रिंक कर देते हैं, और हेपारिन जो है ना वो भी RBC की श्रिंकेज काज करती है, कम कर देती है। फिर ये इधर आ जाते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ESR की लिमिटेशंस क्या क्या है। उसमें ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, और कई दफा ये एक्टिव डिजीज में भी रेज नहीं होता। फिर यहाँ मैंने दे दिया कि नॉर्मल ESR मेल में 0 to 15 मिलीमीटर पर आवर है और फीमेल में 0 to 20 मिलीमीटर पर आवर है। और उसके बाद है कि अगर ओवर द एज ऑफ 50 है तो 0 to 20 और 0 to 30 दोनों में। फिर इधर आता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ESR जो है ना वो आपको लो नजर आएगा। तो सिकल सेल एनीमिया, सफिरोसाइटोसिस, और जब फिब्रोनाइजन अगर ज्यादा हो तो उसमें यह पॉलीसाइथीमिया में कम आएगा। और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ESR की वैल्यू को कम करती हैं, उसमें आ जाता है हाई ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया में, और इन केस ऑफ जो अगर फास्फोलाइपिड्स ज्यादा हो, और रेज एल्ब्यूमिन हो, या लिकोसाइटोसिस हो। अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि ESR वर्सेस सी रिएक्टिव प्रोटीन में क्या फर्क है। पहले तो हम आ जाते हैं नॉर्मल वैल्यूज। मैन में 0 to 5 ESR वैल्यू होती है, और वुमन में होती है 5 to 15 मिलीमीटर पर आवर, जबकि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो लेस देन 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं सेंसिटिविटी दोनों में क्या है। ESR जो है ये लेस सेंसिटिव है टेस्ट, और सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा सेंसिटिव है। फिर इनकी पैथोफिजियोलॉजी या एटियोलॉजी आप कह लें कि ESR में क्या किस चीज का रोल है और सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ESR में जो है ना बेसिकली फिब्रिनोजन लेवल जब ऊपर जाता है तो वो फिर RBC की क्लपिंग करके तो RBC को सेटल डाउन करता है, जबकि सी रिएक्टिव प्रोटीन में कह लें कि इन्फ्लेम्ड, डेड और डाइंग सेल जो होते हैं ना वो केमिकल फैक्टर तो रिलीज करते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं लिवर को टू प्रोड्यूस सी रिएक्टिव प्रोटीन। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इंक्रीज लेवल
with respect to antibody. اچھا، جبکہ میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ESR کا اینٹی باڈی سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، اور جبکہ سی ریکٹر پروٹین جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے بفور دا انکریز ان دی اینٹی باڈی لیول. تو سی ریکٹر پروٹین کا اینٹی باڈی لیول سے کافی ریلیشن شپ ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ریسپانس انفلیمیشن. ESR جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ریز ہوتا ہے، لیکن جو سی ریکٹر پروٹین ہے وہ ارلی ریسپانس ہوتا ہے، اپیئر وہ کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اپیئر ہو جاتا ہے، 48 آور کے اندر اس کی پیک لیول آتی ہے، اور 7 دن میں وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. اگر سی ریکٹر پروٹین نارمل نہ ہو تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹیشو ڈیمیج ان دا ہارٹ اور ایلسویئر جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ ٹیشو ڈیمیج ہو رہا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آفٹر دا انفلیمیشن یہ جو ESR ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن سی ریکٹر پروٹین جو ہے وہ فوری باڈی سے غائب ہو جاتی ہے. ایکیوٹ مائیکارڈیل انفارکشن کے اندر ESR کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن سی ریکٹر پروٹین ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور بالکل کوریلیٹ کرتی ہے CKMB لیول سے، اور یہ سی ریکٹر پروٹین AMI کے بعد ایٹ لیسٹ 3 مہینے تک بلڈ کے اندر رہ جاتی ہے. اگر آپ کورونری اٹیک انجینل اٹیک کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو ESR کا کوئی ریلیشن شپ نہیں، جبکہ سی ریکٹر پروٹین انجینل اٹیک میں نارمل ہوگی. تو یہ میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا ہے کہ ESR ورسز سی ریکٹر پروٹین میں آپس میں کیا کمپیریزن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ڈیٹیل چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net کو وزٹ کریں، تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو میں نے ابھی تک آپ کو بریفلی بتائی تھی وہ مل جائے گی. تو اینڈ میں کہوں گا آپ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی شارٹ لیکچر.